हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर क्लासेस द करियर मेकर्स। स्वागत है दोस्तों आपका मेरी क्लास में। हम पढ़ने वाले हैं आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके इकोनॉमिक्स के कैरिकुलम में आपके पास दो बुक्स हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यस, है ना। तो सुनने में तो बड़ा बोरिंग लगता है, क्या होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्या ये हिस्ट्री की जैसा बोरिंग होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। बल्कि क्यों मैम, ऐसा कैसे? तो जैसा कि बच्चों हमें दादी माँ बताती हैं कि आपके पापा छोटे में ऐसे किया करते थे, आपकी मम्मी छोटे में ऐसे किया करती थी, तो कितने मजे आते हैं कि नहीं पुरानी बातें सुन के। वैसे ही हमारी इंडिया की इकोनॉमी, हमारी भारत की जमीन पहले कैसे हुआ करती थी, ये जानकर क्यों नहीं मजे आएंगे हमें, है ना। तो बड़े ही मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। डोंट वरी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी इकोनॉमिक हालत कैसी थी, क्या हमारा देश बहुत अमीर था, क्या हमारा देश बहुत गरीब था, इंडिपेंडेंस के पहले हमारा देश कैसा था और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश कैसा हो गया। ये सारी वार्तालाप, गरीबी, पावर्टी, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि इंडिया में किस तरीके से स्टार्टिंग से ग्राफ रहा है हमारे पावर्टी का, राइट। तो ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वी आर स्टार्टिंग आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर टुडे, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बोले तो इसके अंतर्गत हमको कुछ पढ़ने का है मैम, क्या? तो दिस इज द लिस्ट जो आपको बताएगी द इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, द लो ग्रोथ, जो ग्रोथ हमारी लो हो रही थी, बड़ी कम ग्रोथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, है ना, अंडर कॉलोनियल रूल। नाउ व्हाट इज दिस कॉलोनियल रूल, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट इन द क्यू वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई हमारे पास तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, राइट। Primary, it is related to extracting raw materials and genetic thing, right? हम हमारे 11th क्लास में पढ़ के आते हैं, right? Our industry is divided into three parts, that is primary, secondary and tertiary. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एलीट सर्विसेज जो भी होते हैं वो सब क्या है, दैट इज under primary sector, right, related to extracting of raw materials. Then our second sector, that is manufacturing sector, secondary sector, जिसमें हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था इंडिपेंडेंस के बाद में, इंडिपेंडेंस के पहले में, उस दौरान जब ब्रिटिशर्स, जब वो गोरे हम पर राज कर रहे थे, तो उस समय हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसका रूपरेखा क्या थी, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी क्या हालत थी, ठीक है। देन डेमोग्राफिक कंडीशन, राइट। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन मतलब भाई भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन होते हैं, ठीक है। तो कितने लोग थे जो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे, कितने थे मैन्युफैक्चरिंग में, कितने थे सर्विस सेक्टर में। तो आपको ये आंकड़े जानकर बहुत ही हैरानी होने वाली है कि अच्छा इतने लोग प्राइमरी सेक्टर में ही थे, है ना। तो थिंग्स लाइक दैट। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश रूल, भाई यहाँ पर ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश जब हम पर रूल कर रहे थे, ब्रिटेन जब हम पर रूल कर रहा था, ये गोरे जब हम पर राज कर रहे थे, तब क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमको कुछ देखने को मिले क्या, तो उसके बारे में। देन स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence, last but not the least. So these are all the topics which we're going to discuss in a very fun, interesting way. So stay tuned and let's get started. अच्छा, तो this is Montu. Sorry भाई, Montu को बुरा लग जाता है, उसे introduce ना करो तो। So this is Montu. He is gonna take you throughout this chapter. So grab a cup of coffee with him and let's get started. Yeah. So let's start with the status of Indian economy before Britishers. तो भाई गोरे हम पर राज कर रहे थे, ये हम सबको पता है। और हमें इतना ही भी पता है कि जब गोरे हम पर राज कर रहे थे तो बड़ी बुरी हालत हो रखी थी, है ना। भाई ब्रिटिशर्स जब हम पर राज कर रहे थे तो बड़ी बुरी हालत हो रखी थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी की। तो क्या हमारी इंडिया की इकोनॉमी ऐसी थी, है ना, हमेशा बुरी हालत में थी? तो ना बेटा ना, हमारी इंडिया बड़ी ही प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, बड़ी अग्रेरियन इकोनॉमी थी। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स में आपको मैं बता सकती हूँ कि हमारी इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के रूल के पहले कैसी थी, ठीक है। तो देखो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हमारी इंडिया को
सोने की चिड़िया कहा जाता था शुरुआत में, है ना, सोने की चिड़िया, स्वर्ण द्वीप, है ना, स्वर्ण भूमि कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, यानी कि हम इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ रिलायंट थे, ठीक है, मतलब हम अपना पालन पोषण खुद करना जानते थे, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट थी, हमें दूसरे देशों से मांग कर चीजें इंपोर्ट कर नहीं खानी पड़ती थी या मंगवानी पड़ती थी, ठीक है। तो हमारी इंडिया कैसी थी? सेल्फ सक्षम थी गाइस, है ना, मतलब सेल्फ रिलायंट थी, ठीक है मैम। फिर अग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि मोस्टली जो मेन सोर्स था, मेन सोर्स काय का मैम? जो मेन सोर्स हमारी लाइवलीहुड का था ना गाइस, वो क्या था? एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। मैक्सिमम प्रतिशत लोग, करीब 75 से 85% लोग जो थे वो किस में एंगेज थे? वो एग्रीकल्चर में ही एंगेज थे। देन इट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये मेन स्रोत था हमारे जीवन यापन करने का, ठीक है मैम। फिर द थर्ड थिंग वी हैव इज वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो गाइस लेट मी टेल यू कि हमारे भारत देश में बहुत ही फाइन आर्टिकल्स बना करते थे, आप देख सकते हो, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, प्रीशियस मेटल, स्टोन्स, है ना, सिल्क, मसलिन का जो फैब्रिक है वो बड़ा फेमस हुआ करता था, जो बहुत रिच कैटेगरी है ना, जो भाई जो राजा महाराजा है वही इनको अफोर्ड कर पाते थे, ठीक है। सो वी हैड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, है ना, मशीन वाली इंडस्ट्रीज नहीं, हैंडीक्राफ्ट, हम हाथ से बनाई हुई चीजों में क्राफ्टमैनशिप था, ठीक है, यानी कि लोग हाथों से बनाई हुई चीजें क्या करते थे? यूज करते थे। वी हैड अ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कपड़ा जो था हमारा, कॉटन, सिल्क, है ना, मसलिन, ये सब जो था वो हमारी स्पेशलिटी थी, और देशवासी भी हमसे क्या करते थे? ये चीजें मंगवाते थे, यानी कि हमारे इंडिया से ये चीजें एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेटस बिफोर ब्रिटिशर्स केम, राइट, बिफोर ब्रिटिशर्स केम एंड रूल्ड इंडिया। अच्छा, तो भाई रूलिंग कब तक चली मैम? तो बेटा लगभग 2 सेंचुरीज तक। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू कॉलोनियल रूल। ना मोंटू बड़ा नाराज है, आप देख सकते हो, है ना, तो इट वाज अ लो डेवलपमेंट पीरियड, है ना, बड़ा ही ना के बराबर जो ग्रोथ थी वो हमें देखने को मिली। क्यों 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 ना? व्हाट इज कॉलोनियल रूल मैम, है ना, व्हाट इज कॉलोनियल रूल? अभी बहुत बार हमने इस शब्द को इस्तेमाल कर लिया, कॉलोनियल। नाउ व्हाट इज दिस कॉलोनियल? तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगी और आपको समझाना चाहूंगी व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, है ना। नाउ व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? तो कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत बच्चा देयर आर 2 कंट्रीज, वन इज कॉलोनी, अनदर इज रूलर। आई रिपीट, देयर आर 2 कंट्रीज, वन इज कॉलोनी, अनदर इज रूलर। तो रूलर कंट्री इज द कंट्री जो कि रूल करेगी ऑन द कॉलोनी। Very simple. Ruler country will rule on the country which is colony, right? So the colony was hum Indians and the rulers were the Britishers, the Britain, right? तो Britain was the ruler, India was colony, और ruler जो ruler होती है, right? जो ruler है कंट्री, उसके पास सारे पॉलिटिकल पावर्स होते हैं कॉलोनी के, ठीक है। सारे पॉलिटिकल पावर्स किसके? कॉलोनी के। किसके पास? रूलर के पास, ठीक है। अब पॉलिटिकल पावर्स के साथ साथ इकोनॉमी की जो पॉलिसीज है ना, इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है ना गाइस, ताकि इकोनॉमी क्या हो? डेवलप हो। तो उसके डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी कौन बनाएगा? रूलर कंट्री ही बनाएगी, जो कि उस पे रूल कर रही है, ठीक है। तो ये बात है कब की? ये बात है 1757 की, जब बैटल ऑफ पलासे हुआ था। उस दौरान के बाद, है ना, उस हार के बाद इंडिया करीब 2 सेंचुरीज तक, मतलब 200 सालों तक, जब तक उसको आजादी नहीं मिल जाती, दैट इज 1947, 15 अगस्त 1947 तक हमारी इंडिया इस दौरान, इस ड्यूरेशन के अंतर्गत करीब 200 साल थे जो कि ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस पे राज किया, ठीक है। तो उस समय की बात है। क्या बात है मैम? सो देयर वाज अ वेरी लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी क्यों था? तो ये आप समझ गए, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी कंट्रोल किसके पास है? रूलर कंट्री के पास, मतलब ब्रिटेन के पास था, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो पीरियड था जब कॉलोनियल रूल चल रहा था। सिंपल है, वेरी सिंपल है मैम। तो ये यू कैन रीड आउट लाउडली, the British rule in India lasted for
2 सेंचुरीज। अभी बहुत सारी चीजें हाईलाइटेड है, तो आपका जैसा कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है टर्म 1 और ये चैप्टर उसका ही पार्ट है। So you have to specifically highlight और mention और write down in your notes, है ना, अपने को सेपरेट रजिस्टर बनाना है और जो भी पॉइंटर्स हमको यहाँ से स्पेसिफाई हो रहे हैं वो लिखते जाने हैं, ठीक है। So you can write down Britishers rule for 2 centuries right till 15th August 1947, जो कि हमारी आजादी का दिन है, इंडिपेंडेंस का दिन है, जो हम सब जानते हैं, राइट। सो द इकोनॉमिक पॉलिसी व्हेन ब्रिटिशर्स वर इंडिया। तो मैम इकोनॉमिक पॉलिसी आपने कहा कि ब्रिटिशर्स बताएंगे, हाँ मैम, तो ब्रिटेन डिसाइड करेगा क्या पॉलिसीज चलेगी इंडिया में, बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो क्या पॉलिसी थी वो, है ना, क्या पॉलिसीज थी जो ब्रिटेन ने डिसाइड करी थी इंडिया में लागू होने के लिए। सो द पॉलिसी वाज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, ठीक है, पॉलिसी वाज प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, मैम किसका, ऑफ द होम कंट्री। मैम व्हाट डज इट मीन, बेटा इट मीन दैट कि यहाँ पर ब्रिटेन चाहते हैं कि प्रमोशन हो और प्रोटेक्शन हो, पर किसका, उनकी अपनी कंट्री का, उनकी होम कंट्री का। मैम कैसे, तो देखो यहाँ पर द आंसर इज इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, अ मेयर सप्लायर ऑफ ब्रिटेन्स ओन फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस। व्हाट डज इट मीन, तो भाई हमें क्या बना दिया, हमें बना दिया रॉ मटेरियल का सप्लायर। हमें क्या बना दिया दोस्तों, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। हम करते थे क्या, रॉ मटेरियल सप्लाई, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उन्होंने हमको क्या कर दिया बच्चों, हमें बोला कि आप ये रॉ मटेरियल हमें उगा कर दो, हमें एक्सट्रैक्ट करके दो, यानी कि प्राइमरी सेक्टर वाले काम करो, और सेकेंडरी सेक्टर वाला काम यानी कि इंडस्ट्रीज वाला काम, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाला काम, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने वाला काम कहाँ होता था, ब्रिटेन में होता था। आई बात समझ में। तो इन गोरों ने हमको क्या बनाया, द मेयर सप्लायर, मेयर मतलब द ओनली, ठीक है, ओनली सप्लायर ऑफ व्हाट, of the raw material, of the input, of the primary things, ठीक है, ओके। एंड टू क्या क्या करने के लिए, ओन फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस, अपनी इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़िया बनाने के लिए उन्होंने हमको रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, ठीक है, सॉर्टेड है, ठीक है मैम, है ना। अभी इससे क्या फायदे क्या नुकसान, इसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो, स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो हम देख रहे हैं प्राइमरी अग्रेरियन, है ना। हमारा जो इंडिया था वो कैसा था, एग्रीकल्चर में ज्यादा था, मतलब 85%, पॉइंट टू बी नोटेड, 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन व्हाट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा देश का 85% यानी कि 85% जो है वो एंगेज था किसमें, प्राइमरी वर्क में, एग्रेरियन वर्क में, राइट। यस मैम, ठीक है। सो मेनी थिंग्स यहाँ से निकल कर आती हैं, क्या क्या निकल कर आता है, व्हाट इज कॉलोनियल रूल, राइट, वेयर वन कंट्री इज कॉलोनी एंड अनदर इज रूलर। नाउ व्हाट इज कॉलोनी एंड व्हाट इज रूलर, सो द रूलर कंट्री वाज द ब्रिटेन एंड द कॉलोनी वाज इंडिया। यस मैम। देन कब तक रूलर ने राज किया था कॉलोनी पे, सो इट वाज अबाउट 2 centuries, राइट। अच्छा, इंडिपेंडेंस कब मिला था, अप टू टिल द डेट 15th August 1947. This we have to remember, that we already know about. Then what was the economic policy? So you can say the economic policy was, the objective यहाँ पर लिखा हुआ है specifically, objectives or the natures of British policy in India. तो guys, protection और प्रमोशन जो है वो हमारी एकमात्र पॉलिसी थी, किसकी, ब्रिटेन्स की, है ना। क्या करने के लिए, इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बनाई उन्होंने, प्रोटेक्शन और प्रमोशन। पर किसका प्रोटेक्शन और प्रमोशन, तो ब्रैकेट में इट इज रिटन होम कंट्री, होम कंट्री का, अपनी खुद की कंट्री का, यानी कि ब्रिटेन का ही प्रोटेक्शन और प्रमोशन कौन चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे। कौन चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे, ठीक है। तो हमें क्या बना दिया, ओनली सप्लायर, सप्लायर का रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का सप्लायर फॉर ब्रिटेन इंडस्ट्री, ठीक है। हमारा रॉ मटेरियल लेके वो अपनी इंडस्ट्री क्या करने चाहते थे, जमाना चाहते थे, ठीक है। अ बिग मार्केट कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। और दोस्तों वो फिनिश्ड, हमारे इंडिया में भाई भर भर के पॉपुलेशन, ठीक है, तो
तो भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन लोगों के पास उतनी ज्यादा डिमांड है ना। भाई आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, डिमांड के अंतर्गत, दैट पॉपुलेशन एंड डिमांड हैज द डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो पॉपुलेशन के साथ उनको क्या मिलती है भारत देश में, डिमांड मिलती है, और चूंकि इंडिया में प्रोडक्शन है ही नहीं तो हमें मजबूरन उनके प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। तो हम क्या करते थे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे। समझ रहे हैं? यस मैम, ठीक है। सो कुछ बातें आपने समझी, क्या क्या समझा? इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले है ना ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, ठीक है मैम। और ब्रिटिशर्स के रूल करने के पहले भी हमारा इंडिया का स्टेटस कैसा था? तो वी हैड अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, वी हैड अ अग्रेरियन इकोनॉमी, वी हैड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाथ की बनाई हुई चीजों की हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्टमैनशिप था, ठीक है। बहुत अच्छा हमारा क्या था, सेल्फ रिलायंट था इंडिया, इंडिपेंडेंट था, एंड ऑल द थिंग्स वी स्टडीड हियर। इन द अनदर स्लाइड वी स्टडीड व्हाट, देयर वाज अ लो growth when during the colonial rule, when the Britain was the ruler country and India was colony, and it has all the political powers as well as economic policies. भी कौन बनाएगा? The ruler country, right? So we were the mere supplier and they were flourishing their इंडस्ट्रियल बेस, राइट। 85% लोग एग्रीकल्चर में थे हमारे। रूलर क्या है, कॉलोनी क्या है, हम समझ चुके हैं। फिर देखो ऑब्जेक्टिव, दैट इज द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ व्हाट, ऑफ द होम कंट्री। किसका होम कंट्री? ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन, राइट। सो दैट्स व्हाई ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया है। एंड गाइस लेट मी टेल यू, देयर वाज नो अटेम्प्ट मेड, है ना, देयर वाज नो अटेम्प्ट मेड टू कैलकुलेट द ग्रोथ, राइट। तो मैम ग्रोथ कैसे निकलती है मैम, हाउ कैन वी कैलकुलेट द ग्रोथ? तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ते होगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट। यस मैम। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में हम क्या पढ़ते हैं कि जीडीपी इज द पैरामीटर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस, इस चिड़िया का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, जिसको हम फर्दर एनएनपीएफसी बोलते हैं, दैट इज नेट नेशनल इनकम एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसको डिटेल में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अभी के लिए समझो कि जीडीपी जरिया है नेशनल इनकम निकालने का, ठीक है। जीडीपी जरिया है नेशनल इनकम निकालने का, यस और नो? यस मैम, ठीक है। तो व्हाट इज जीडीपी देन मैम, व्हाट इज जीडीपी देन? ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, ध्यान से सुनो। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन आई से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब है द फाइनल गुड। अभी मैम व्हाट इज द फाइनल गुड? देखो, this mobile phone is the final good, isn't it? Yes ma'am. This is final good? Yes ma'am, this is the final good, ठीक है। तो ये final good होता है, ठीक है। अभी इसमें यूज हुआ ये कैमरा, इसमें यूज हुआ मदरबोर्ड, इसमें यूज हुए स्पीकर्स, इसमें जो भी एसेसरीज इंक्लूड हुई वो सब क्या है, all those things are intermediate good, है ना। ऑल दोज थिंग्स आर इंटरमीडिएट गुड। और जब हम से सारी इंटरमीडिएट गुड को साथ में लेकर आते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान लेकर जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबल करते हैं, है ना। तो आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आप पढ़ते हो इट कैन बी assembling, it can be analytical, it can be synthetical, right ना, इट कैन बी प्रोसीजरल। तो अलग अलग तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो भाई ये मैन्युफैक्चरिंग समझा आपने, आप मैन्युफैक्चर कर कर क्या लेकर आते हो, फाइनल गुड्स, ठीक है। सो वेयर वर वी वर एट जीडीपी मैम, ठीक है। सो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ all the final goods and services, ठीक है। मैंने क्या बोला, all the final goods and services, मैं जोर डाल रही हूँ बार बार किस पे, final goods and services पे, ठीक है। अच्छा मैम कहां पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो आगे सुनो, है ना। ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कहां पर प्रोड्यूस हुई है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। नाउ व्हेन आई से डोमेस्टिक टेरिटरी, तो कुछ 2 बातें इसमें इंक्लूड होती है और 3 बातें इसमें एक्सक्लूड होती है। ये डिटेल हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अभी डिटेल पे नहीं जाऊंगी, मैं बेसिक बताऊंगी। तो अभी क्या समझना है हमको, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 3 चीजें ऐसी हैं, 3 चीजें ऐसी हैं जो कि क्या है, अपनी होकर भी पराई है, ठीक है। 3 चीजें ऐसी है जो क्या है ना, क्या है, 3 चीजें नहीं, सॉरी 2 चीजें ऐसी है जो अपनी होकर भी क्या है दोस्तों, पराई है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो जुदा होकर भी हम में कहीं बाकी है ना। मैं मतलब जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी समझेंगे ना, तब इस वार्तालाप को डिटेल में आप समझ पाओगे, ठीक है। तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बोला, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced within the domestic territory during the period of 1 year। 1 साल के अंतर्गत डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है, कोई भी प्राणी कर रहा है। ऐसा बोला क्या कि मेरे देश का वासी ही करेगा, नहीं, कोई भी प्राणी करे, हमारे देश में आके कर रहा है ना, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। तो हमें कैलकुलेट करना था कि कितना हुआ है फाइनल प्रोडक्शन हमारे देश के अंतर्गत। चूंकि आप जानते हैं कि हम सिर्फ मेयर सप्लायर थे, किसके, रॉ मटेरियल के, तो हम रॉ मटेरियल ही बनाते रह गए, ठीक है। तो फिनिश गुड्स तो बहुत ना के बराबर था, बहुत नील के बराबर था, राइट। तो भाई ये ग्रोथ तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश भी नहीं करी कि कैलकुलेट करे कि क्या ग्रोथ हुई है, क्या नेशनल की इनकम हुई है, ठीक है। बट 5 मानुष ऐसे थे जो आप महान मानुष बड़ी देर से देख ही रहे, उनके जो नाम है वो है दादा भाई नौरोजी, है ना। देन अनदर नेम इज विलियम डिग्बी, देन द थर्ड नेम इज फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई, ठीक है। तो भैया RC देसाई की पिक्चर हमें नहीं मिल पाई है, तो मैंने इन 4 महापुरुषों की पिक्चर जरूर लगाई है यहाँ पर। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई। इन 5 लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट करने की कोशिश करी, क्या, नेशन की ग्रोथ, नेशन की इनकम, GDP, राइट मैम। ओके, तो भाई हमको वीके, अच्छा फिर भी क्या हुआ, इनकी बातें जो थी वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्टिंग थी, है ना। इन्होंने कैलकुलेशन तो बनाया बट इनकी बातें आपस में ही कैलकुलेटिंग थी। बट VKRV राव की बातें कुछ हद तक हमें क्या करी, समझ में आई, कुछ हद तक हमें क्या करी, जमी बॉस, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इससे ये समझा कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो बहुत ही कम थी, लाइक 0.5% के आसपास जो थी वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ थी, ठीक है। ओके मैम, है ना। तो अब तक की कहानी में आपने इतनी बातें समझ ली, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इन भाई साहब के कदमों के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था मेरे दोस्त, व्हाट इज एग्रीकल्चर सेक्टर मैम। तो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू एक्सट्रैक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, खेती बाड़ी के बारे में समझेंगे दोस्त कि हमारे उस समय में, किस समय में। अब सारी बातें गाइस, जैसे कि हमने समझना है एग्रीकल्चर सेक्टर, हमें समझना है इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमें समझनी है डेमोग्राफिक कंडीशन, हमें समझना है फॉरेन ट्रेड। तो हम ये सारी बातें जो भी समझेंगे ना, ये एक एक बात हम स्पेसिफिकली उस दौरान के बारे में समझेंगे। किस दौरान के बारे में, जब कॉलोनियल रूल था, यानी कि जब गोरे हम पर राज कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमने क्या लिखा है। तो जैसा कि मैंने बताया, गोरे हम पर राज कर रहे थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर थम सा गया था। स्टैग्नेशन शब्द का मतलब होता है रुकावट, है ना, रुक जाना, थम जाना। क्यों थमा ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जब हमारी इंडिया की लैंड प्रॉस्पेरस थी, राइट, एग्रेरियन इकोनॉमी कहते थे हम, तो व्हाई दिस स्टैग्नेशन। अब ये मोंटू को देखो, ये मोंटू का दूसरा भाई है ना। तो ये मोंटू का किसान भाई है जो कि आपको बताने जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर देखो कैसा था। तो इसमें 4 पॉइंट्स है, क्या क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, एक एक करके समझेंगे, परेशान नहीं होने का है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर,
थर्ड थिंग इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पढ़ लिए, सुन लिए, अभी बढ़ते आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो चलो शुरू करती हूँ कहानी और आपको बताती हूँ बात उस समय की जब जमींदारी सिस्टम चला करता था। ठीक है, तो उस समय की बात, जब जमींदारी सिस्टम चला करता था तो उस समय ब्रिटिशर्स को क्या मतलब था, सिर्फ और सिर्फ फायदे से। भाई तुमने जो क्रॉप करी ना, उसका जो फायदा है, वो जो भी प्रतिशत था वो क्या कर लेते थे, ये ले लेते थे, है ना। तो जिसको हम क्या बोलते थे, लगान, है ना, हम इसको क्या बोलते थे, लगान बोलते थे। ठीक है, जो प्रॉफिट है, जमींदार का जो प्रॉफिट है वो ये ले लेते थे और उसको हम क्या बोलते थे, लगान बोलते थे। ठीक है, तो हिस्सा कुछ जो ये जो ब्रिटिशर्स है वो हमसे लेते थे, इसको हम क्या बोलते थे, लगान लेते थे। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये हमको समझ में आ गया। तो उनका एक और एक मात्र उद्देश्य क्या था, हमसे लगान कलेक्ट करना। कोई मतलब नहीं है फसल अच्छी हुई बुरी हुई, ठीक है, फसल बारिश पड़ी नहीं पड़ी। पहले क्या होता था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। उतने फर्टिलाइजर्स का भी नॉलेज नहीं था, उतना ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं था, ट्यूबवेल्स वगैरह ये सब बाद में चीजें आई है। ठीक है, तो उस समय पे हमें जब बारिश होती थी तो फसल होती थी अच्छी, ज्यादा हो जाती थी तो खराब भी हो जाती थी, तो ये फ्लड आ जाता था तो बिल्कुल भैया गए काम से। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिशर्स को यानी कि हमारे ब्रिटेन को कोई मतलब नहीं था किससे कि फसल हुई या नहीं हुई, इनको क्या मतलब था, लगान कलेक्ट करने से। इनको क्या चाहिए, लगान चाहिए। फायदा हुआ नुकसान नहीं हुआ बॉस, कोई मतलब नहीं है मेरे को क्या चाहिए, लगान चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मैम प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो लगान कैसे, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, मेरे को तो लगान चाहिए। एंड प्लस ऑन द फिक्स डेट चाहिए मेरे दोस्त, है ना। तीसरी बात लिखी है, आपको समझ में आ रही होगी, ऑन द फिक्स डेट, एक डेट फिक्स की जाती थी, उस फिक्स डेट पे क्या करा जाता था, लगान कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, अच्छा मैम अगर उस फिक्स डेट में हम नहीं देंगे तो बेटा अगर नहीं दोगे ना तो क्या होता था पता है, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता था। कैसा एक्सप्लॉइटेशन मैम, तो भाई लेबर्स के साथ, है ना, फार्मर्स के साथ कल्टीवेशन का भी अधिकार उनसे छीन लिया जाता था, उनको कल्टीवेशन का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, उनसे वो अधिकार भी छीन लिया जाता था। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम, यस ओके। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि प्रॉफिट जो है उसका हिस्सा कौन ले जाते थे, जमींदार, जिसको हम क्या बोलते थे, लगान। उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, लगान कलेक्ट करना। डेट क्या होती थी, फिक्स होती थी, अगर आपने नहीं भरा तो आपके साथ होगा अत्याचार और आपको कल्टीवेशन का भी जो आपका अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये सारी बातें होते हुए, ये सारी बातें समझते हुए कि एग्रीकल्चर अच्छा हुआ नहीं हुआ, समझ रहे हैं कि बाढ़ आई है इस साल और एग्रीकल्चर खराब हो गया है, बट फिर भी हमें लगान तो चाहिए, उसके ऊपर से कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं करने का है। मतलब जो ब्रिटिशर्स है वो कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे थे, है ना, क्या करने के लिए कि हम फार्मर्स को, है ना, फार्मर्स को सुविधाएं दे या हमारे खेतों को कुछ इंप्रूवमेंट करे। बोले तो उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स, अच्छा HYV के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो ये भी बाद में आए थे, है ना, ये भी हमारे इंडियंस ने ही करा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कोई मदद नहीं करी थी लैंड को इंप्रूव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो लैंड कैसा सेटलमेंट किया जाता था, जमींदार हुआ करते थे, लगान कलेक्ट करते थे, डेट फिक्स होती थी और कोई इंप्रूवमेंट से मतलब नहीं होता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। या ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड point which is really very favorite thing, commercialization of agriculture। commercialization क्या होता है ना, commercialization बोले तो ट्रेडिंग, खरीदी बेची, ठीक है, इतना अपन समझते होंगे ना। क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल rather than for self consumption। तो मतलब पहले हम उगाया करते थे फूड क्रॉप्स दोस्तों, कौन सी क्रॉप्स, फूड क्रॉप, जिनको हम उगाते थे, कुछ पोर्शन हम खा लेते थे और फिर हम क्या करते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो इन गोरों ने हम पर डोमिनेशन किया, कैसा, हमको लालच देके, कैसी लालच, दे प्रोवाइडेड अस मोर चार्जेस, मोर प्राइजेस फॉर
cash crops. Now what are cash crops, ma'am? So beta cash crops are those raw material thing which we sell further. ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं. जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, बेसिकली प्राइमरी माल है, कच्चा माल है. ठीक है, तो ये हमको उगाने के लिए क्या करा गया, ऑफर किए गए हायर प्राइसेस कि आप क्या करो, ये उगाओ और हमको दो, और हम क्या करेंगे, इसका फिनिश्ड गुड बनाकर आपको महंगे. ठीक है, तो क्या बढ़िया पागल बनाया ना, कमर्शियलाइजेशन करके हमसे फूड क्रॉप्स बोला, नहीं उगाने का है हमको. कौन से क्रॉप्स उगाने का है, कैश क्रॉप्स. तो भाई खाने के भी लाले पड़ गए फिर. क्यों, क्योंकि कैश क्रॉप्स में से जो मिलता वो कहाँ ले जाते, ये लगान के रूप में ले जाते, और कभी फ्लड आ जाता, कभी वार हो जाता, तो इसमें ही हमारी नैया डूबी रहती थी. ठीक है, तो पहली बात लैंड सेटलमेंट सिस्टम हम समझ चुके हैं. क्या हम समझ चुके हैं, यस मैम हम समझ चुके हैं. दूसरी बात कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हम फूड क्रॉप से कहां चले गए, कैश क्रॉप्स में. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से ये मैंने नोटिफाई करके रखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं एज इट इज अपनी कॉपीज में, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो साथ साथ पे मेरे नोट्स बनाते जाइए, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें जमींदारी सिस्टम देखा, 4 पॉइंट्स देखे. पहला पॉइंट देखा प्रॉफिट चाहिए, मेन इंटरेस्ट क्या है, लगान है. तीसरी बात क्या देखी हमने, जल्दी से बोलो. तीसरी बात आपने देखी प्रॉफिट हो या ना हो, डेट फिक्स है लगान की. चौथी बात कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं करने का है. ठीक है, यस मैम. कॉमर्शियलाइजेशन फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स से कहाँ शिफ्ट हो गए अपन, कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो गए. क्यों, क्योंकि वो हमें हायर प्राइसेस दे रहे थे. राइट, नाउ फूड क्रॉप्स के एग्जांपल्स कैन बी wheat, rice, grams, pulses, etc. things. Then another thing we have cash crops like cotton, tobacco, sugar cane. These are the raw materials, these are the cash crops, these are used for further sale. इसको अपन सेल्फ कंजम्पशन कॉटन खाओगे क्या, ठीक है, तो these are for further sale. Right, so this was all about the 2 points. Now moving towards the third point, that is low level of productivity. बस अभी अपन ने बातें की कि प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं थी, बेहतरीन नहीं थी. क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी भाई, ब्रिटिशर्स के पास थी, पर ये हमको बता रहे नहीं थे. ठीक है, ये हमारे इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर रहे नहीं थे. ठीक है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे नहीं थे. ठीक है मैम, तो टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हमारी फैसिलिटीज, हमारी जो ये है, हमारा जो फार्म्स है वो अच्छे हो नहीं पा रहे थे, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पा रही थी नहीं. दूसरा रीजन है इरिगेशन फैसिलिटीज, है ना. बारिश हुई तो खेत अच्छे होंगे, और अगर बारिश नहीं हुई, इरिगेशन नहीं हो पाया फसल में, तो फिर हमारी फसल खराब हो जानी है. फर्टिलाइजर्स की भी कमी थी, हमें नॉलेज ही नहीं था कि क्या फर्टिलाइजर्स, क्या सीड्स किस तरीके से यूज होते हैं जिससे हमारी फसल अच्छी हो. ठीक है, सॉर्टेड है. ओके, गिव मी अ थम्स अप, आई विल गेट इट. ठीक है, 3 points we are done with. Now moving toward the last point, fourth point, that is scarcity of investment. तो देखो बच्चों, आप समझ पा रहे हो कि ये दयनीय हालत करी थी, क्या एक्सप्लॉइटेशन कर रखा था गोरों ने. तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बचा था क्या, नहीं. सो भाई टेरेसिंग, व्हाट इज टेरेसिंग, भाई कुछ खेती करने के लिए ना, हमें यहाँ पहली पिक्चर में देख रहे हैं ऐसा स्टेयर केस बना रखा है ना. तो ये जो स्टेयर बनी है, इसके दौरान हम क्या करते थे, खेती करते थे इस दौरान, है ना. तो इस तरीके से हम टेरेसिंग करते थे. तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे भाई कि हम इसमें क्या कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए. ठीक है, ना फ्लड कंट्रोल, अभी प्रॉपर ड्रेनेज के लिए जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह है, तो ये सब का नॉलेज नहीं था पहले, इतना आविष्कार हुआ नहीं था चीजों का. और लोगों के पास नॉलेज ना होने की वजह से, लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ये क्या करते थे, ये फसल की प्रोडक्टिविटी अच्छी कर नहीं पाते थे. और चूंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा कहीं पर पता होता था, नॉलेज होती थी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है. ठीक है, तो ये सारी चीजों की कमी होने की वजह से हमारा जो कल्चर सेक्टर है दोस्तों, वो कैसा था बेचारा, हमारा लड़खड़ा रहा था, रुक गया था, स्टैग्नेशन चल रहा था. कभी जब भी ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे. सो 4 पॉइंट्स इन द क्यू, फटाक से रिवाइज करेंगे. नंबर 1 लैंड सेटलमेंट सिस्टम, नंबर 2
बोलो बोलो। नंबर टू वॉज व्हाट? लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बाद आपने नंबर टू बोला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर आ जाते हैं हम। नंबर थ्री आपने देखा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। देन वी हैव स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमने टेरेसिंग पे हम खर्चा नहीं कर पा रहे थे, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड ऑल अबाउट इट, right? So this was all about our agriculture sector, right? So these are the points we have done, we have written. Now point to be noted, जहां पर भी एक किताब छप कर आती है आपको क्या समझना है? पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ एक्स्ट्रा एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें यहाँ से मिलेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। हेडिंग क्या है? जब पार्टीशन हुआ, अभी इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, तो साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्री हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल एंड वेंट टू पाकिस्तान, है ना। जो जमीनें हमारी क्या थी? काफी फर्टाइल थी, ठीक है। वहां पर अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज थी, वहां पर अच्छी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। सो यू कैन सी वेस्ट पाकिस्तान एंड एन ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश, राइट। ऑलमोस्ट होल ऑफ जूट प्रोडक्शन, जूट बड़ा फेमस था, हमारा एक्सपोर्ट होता था। जूट का प्रोडक्शन जो था, एरिया बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट वेस्टर्न। तो ईस्ट वेस्टर्न एरिया में जूट का सारा कुछ प्रोडक्शन हुआ करता था, जिसको अभी हम बांग्लादेश कहते हैं। इंडिया जूट गुड्स इंडस्ट्री विच एंजॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली, पूरे वर्ल्ड में इसके प्रोडक्ट्स क्या होते थे? एक्सपोर्ट होते थे। सो फार सफर्ड हेवी लैक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ये पार्टीशन हो गया, इसके बाद हमें को रॉ मटेरियल की काफी कमी महसूस होने लगी। सो दिस वाज द थिंग जो मैंने इस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू in the next one. Till then, take care, and in the next class we will be starting up with the industrial sector, right? How was the industrial sector? This we're gonna do. So stay tuned, have a nice day, and I will see you in my next one. Till then, bye bye guys.